नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। और आज का ये स्पेशल एपिसोड एक आम निवेशक को देखना बहुत जरूरी है। देखिए, अब तक हम और आप सुनते थे कि लोगों को ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया, उनके अकाउंट्स जो है वो हैक हो गए हैं। हैकर्स ने लाखों करोड़ लोगों के ईमेल को हैक करके उन्हें बाजार में बिकने के लिए डाल दिया। ये खबर भी हमने आपको बहुत बार बताई, आपने सुनी भी होगी। ये गंभीर मामले थे, लेकिन इतने नहीं जितना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। खबर यह है कि हैकर्स ने इस बार आम निवेशकों के डीमैट अकाउंट्स को संभालने वाले CDSL की KYC विंग को निशाना बनाया है। यानी हैकर्स ने 4 करोड़ से ज्यादा निवेशकों की फाइनेंशियल और पर्सनल डेटा की चोरी कर ली है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी हैक होने के क्या-क्या खतरे हैं, यह मामला कितना बड़ा है और इससे बचने के लिए हम और आप क्या कर सकते हैं। पहले रिपोर्ट, खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है, लौट रहे हैं रिपोर्ट के बाद। हैकर्स की पहुंच अब निवेशकों के डीमैट अकाउंट्स तक हो गई है। हैकर्स निवेशकों से जुड़ी जानकारियों में सेंध लगा चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कंपनी CyberX9 ने बड़ा खुलासा किया है, जिसमें कहा गया है कि हैकर्स ने 4 करोड़ 39 लाख भारतीय निवेशकों के डीमैट सहित व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी चोरी कर ली है। इसके लिए हैकर्स ने शेयर बाजार के निवेशकों के डीमैट खातों को संभालने वाले सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड यानी CDSL की KYC इकाई CVL के सर्वर पर हमला बोला और 10 दिन में 2 बार सेंध लगाते हुए इतने बड़े डेटा पर हाथ साफ कर लिया। जो डेटा उजागर हुए हैं उसमें निवेशकों के नाम, फोन नंबर, ईमेल, पता, पैन नंबर, इनकम कैटेगरी, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ शामिल हैं। इस डेटा में सेंध लगने से किस निवेशक के पास कौन सी कंपनी के कितने शेयर हैं, ये भी पता चल जाएगा। पहले डेटा चोरी से नुकसान की बात करते हैं। चोरी किए गए डेटा का सबसे अधिक इस्तेमाल टेलीमार्केटिंग में होता है। इसके अलावा लीक डेटा की मदद से आपके नाम से बैंक अकाउंट खोला जा सकता है और आपके ईमेल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन जैसे अकाउंट्स को हैकर्स निशाना बना सकते हैं। दरअसल हैकर्स थर्ड पार्टी को अपना डेटा बेच देते हैं। थर्ड पार्टी आपके रुझान के मुताबिक आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर उससे जुड़े ऐड और कंटेंट भेजने लगते हैं। अब इससे बचने के उपायों पर बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने डीमैट के पासवर्ड को तत्काल बदल दें। वहीं आप मोबाइल पर शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं तो उसकी सेटिंग्स में जाएं और इस्तेमाल होने वाले ऐप परमिशन के स्टेटस को चेक करें। जिनकी एक्सेस नहीं देनी है उन्हें डिसेबल कर दें। वहीं जहां तक हो सके अपने कंप्यूटर पर काम करें। अगर किसी दूसरे कंप्यूटर को इस्तेमाल किया है तो डाउनलोड किए गए कंटेंट को रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर दें। डेटा चोरी से बचने के लिए लोगों के हाथ में बहुत कुछ नहीं होता। उन्हें समय समय पर अपना पासवर्ड बदलते रहना चाहिए और हाँ, इसमें स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी जल्द से जल्द डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून लाने की जरूरत है ताकि लोगों की निजता पर हमला ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चर्चा के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ है हिमांशु पाठक, जो कि फाउंडर हैं CyberX9 के। ये वही संस्था है जिसने इस पूरे गड़बड़ झाले को उजागर किया है। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। हमारे साथ हैं जितेन जैन, जो कि जाने माने साइबर एक्सपर्ट हैं। जितेन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संदीप जैन साहब मौजूद हैं, जो कि डायरेक्टर हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिमांशु, सबसे पहले खबर आप ही लोगों ने दी, इस मामले को उजागर आपने किया। हमारे दर्शकों को बताएं, हैकर्स ने कैसे CDSL के सर्वर में सेंधमारी की और डेटा चोरी कर लिया, कितना गंभीर था और कैसे इसका पर्दाफाश किया आप लोगों ने, ये बताइए।
इसका हम लोग रिसर्च कर रहे थे, ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक की बात है, और उस रिसर्च में ये फाइंड आउट हुआ एक ऑथेंटिकेशन वनरेबिलिटी है CVL, जो कि CDSL का एक KYC करने का आर्म है, जिसने 4.39 करोड़ इन्वेस्टर्स का KYC किया है। उस API से ये डेटा वहाँ पे एक्सपोज हो रहा था। इस डेटा में 19 तरह के फील्ड्स अवेलेबल हैं जो वहाँ पे एक्सपोज कर रहा था CDSL, जिसमें जैसा कि आपने रिपोर्ट बताया, उसमें नेम शामिल है, पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, फादर्स नेम, पैन कार्ड नंबर एंड उनका डीमैट अकाउंट नंबर भी है। उसमें उनकी इनकम के सोर्स भी हैं और लास्ट उनकी इनकम टैक्स रिटर्न का अमाउंट भी अवेलेबल है। इस तरह के 9 और सिंगल हैं, मैरिड हैं, ये स्टेटस भी अवेलेबल है। ये 19 अलग अलग तरह की क्रूशियल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन 4.39 करोड़, जो कि 43.9 मिलियन यूज़र्स की है, जिन्होंने अपना KYC CVL या CDSL से करवाया था। और इसको रिसर्च में फाइंड आउट करने के बाद हमने इंटीमेट किया CDSL को कि आप ऐसा इसका एक्सपोज कर रहे हो, बहुत बड़ा ब्लंडर है ये। अब तक की इंडियन हिस्ट्री में इतना बड़ा डेटा एक्सपोज नहीं हुआ अभी तक, और वो भी इन स्पेसिफिक इन्वेस्टर्स का, जिसमें आप किसी मिडिल क्लास फैमिली का 200 रुपया भी इन्वेस्ट हो सकता है और किसी बिलियनियर का $1 बिलियन भी इन्वेस्ट हो सकता है। और आपको उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस तरह से एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदाराना और बहुत बड़ी लापरवाही थी CDSL की। हमने इंटीमेट करा, इंटीमेट करने के बाद इनका कोई रिवर्ट नहीं आया 19 अक्टूबर को। फिर हमने सर्ट इन, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक अथोराइज्ड एजेंसी है इसको डील करने के लिए, उसको इंटीमेट किया। हिमांशु जी, हिमांशु, ये सिंपल हैकिंग का मसला है या CDSL की ओर से कोई लापरवाही हुई है? ये CDSL की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही है। उन्होंने डेटा एक्सपोज कर दिया, कोई सिस्टम में उनके नहीं गया। अच्छा। सिस्टम में जाना तो एक अलग पहलू हो गया, सिस्टम में जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको बेसिक टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। हम 6 दिन में ऐसे बंदे को ट्रेन कर सकते हैं जो 4.39 करोड़ इन्वेस्टर्स का डेटा वहाँ से निकाल सकता था, बिना सर्वर में जाए, सामने ही सामने इनकी वेबसाइट के API के माल फंक्शन से, वहाँ की वनरेबिलिटी से ये इतना बड़ा डेटा एक्सट्रैक्ट हो रहा था। सर्ट इनको कंप्लेंट किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसी को, NCPII को इन्फॉर्म किया। उन्होंने 1 हफ्ता इनके पीछे पड़े रहे। 1 हफ्ते तक ये ठीक नहीं कर पाए इतनी बड़ी खामी को, इतनी बड़ी फॉल्ट को। 1 हफ्ते तक इन्होंने इंडिया के 4.39 करोड़ इन्वेस्टर्स को कंप्रोमाइज़ होने दिया। ये एक सीरियस थ्रेट था इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के लिए। जब ये रेक्टिफाई किया गया 26 अक्टूबर को, उसके बाद हमने इसको रीचेक किया कि क्या ये वाकई में सही हो गया। तो हम इसको 30 अक्टूबर को दोबारा हमने इन्होंने जो ठीक करने का कंफर्मेशन दिया था, और उसके बाद हमने इसको दोबारा चेक किया, तो 30 अक्टूबर को ये दोबारा वनरेबिलिटी दोबारा एक्सपोज हो गई। थोड़ा सा टेक्निकल हमने उसमें और इनपुट दिया अपना, और वो वनरेबिलिटी बाईपास हो गई। दोबारा से 10 दिन के अंदर इन्होंने 4.39 करोड़ का इन्वेस्टर्स का डेटा दोबारा एक्सपोज कर दिया। फिर हमने इंटीमेट किया सर्ट इन को, और दोबारा NCPII को भी इन्फॉर्म किया। हिमांशु, क्यों ये क्यों हुआ? ये लापरवाही से हुआ, बहुत बड़ा सवाल है, हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है थी क्या? क्यों? जी, ये CDSL को आपको समझना पड़ेगा। CDSL जो CVL है, ये एक ऐसी कंपनी है हमारे कंट्री की जो सिर्फ डेटा रखने के पैसे कमाती है, हजारों करोड़। आप सोचो, जो KYC करने के लिए अथोराइज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, सेबी से, और वो आपका इन पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रख रही हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को रख रही हैं, यूज़ कर रही हैं, आपके डीमैट अकाउंट्स को भी होल्ड कर रही हैं। बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अब इतनी सारी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के मैनेजमेंट को करने के पैसे लेते हैं, कमाते हैं, और वही पैसे ये इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे उसकी सुरक्षा के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर। मतलब ये ऐसे हो गया कि ICU में पेशेंट दाखिल था, और वहाँ आपने एक कंपाउंडर को, एक गांव के मरहम पट्टी करने वाले को भेज दिया, जाओ इलाज कर दो, दैट्स इट। ओके,
जितेन, मैं आपके पास अब आना चाहूंगा। जैसा कि हिमांशु बोल भी रहे हैं जितेन, 19 अक्टूबर को सीडीएसएल को इसके बारे में जानकारी दे दी गई थी। 7 दिन लग गए इसको ठीक करने में, और जब साइबर X9 ने इसकी दोबारा पड़ताल की तो दोबारा एक्सपोज हो गया है डेटा। क्या इसका तुरंत समाधान निकाला जा सकता था? आपको इस पे क्या लगता है, कहां आपको लूप होल नजर आते हैं इस पूरे केस में? देखिए, 3 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो हिमांशु जी ने काम किया, मुझे लगता है उसमें एक सबसे बड़ा लेसन ये है कि जो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर किया, ऐसा नहीं था कि वल्नरेबिलिटी आते ही उन्होंने कोई पब्लिसिटी मॉन्गरिंग के लिए उसको डिस्क्लोज किया। उन्होंने मतलब जो अप्रोप्रिएट मैकेनिज्म था रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर का, पहले कंपनी को अप्रोच किया, उसके फेलियर के बाद वो सर्ट के पास गए, NCIPC के पास गए, और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद दोबारा चेक किया, उसके बाद उन्होंने पब्लिक डिस्क्लोजर किया। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है जो सबको फॉलो करनी चाहिए, जिससे मतलब जो इन्वेस्टर्स का डेटा है वो रिस्क पे ना जाए और वल्नरेबिलिटी भी पाए। तो पहली बात तो उसके लिए उनको धन्यवाद और मुबारकबाद। दूसरी बात ये भी दर्शाता है कि हमारे यहाँ आज भी साइबर सुरक्षा के ऊपर जो पैसा खर्च होता है उसको इन्वेस्टमेंट ना देखकर उसको एक तरह से वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के रूप में देखा जाता है। लोगों को लगता है कि मतलब साइबर में वो इन्वेस्टमेंट करें ना करें उसका कोई फायदा नहीं है, वो एक मतलब नेसेसिटी के रूप में आज उसको नहीं देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि देखिए, जो KYC ऑपरेटर्स हैं या डेटा एग्रीगेटर्स हैं, मतलब बहुत सारे लोग आपका ये क्रेडिट रैंकिंग्स का KYC कर रहे हैं, ये KYC जो फाइनेंशियल सेक्टर का जो CDSL कर रहा था, इस तरह की जो डेटा मैनेजमेंट और मतलब KYC कंपनियां हैं जो सबका डेटा KYC भी कर रही है, होल्ड भी कर रही है, और पूरा जो रेवेन्यू मॉडल है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा को होल्ड करने का और उसको सिक्योरली प्रोसेस करने का है। अगर वही कंपनियां हजारों करोड़ कमाने के बाद अगर उसमें 2% 4% भी जो एक मिनिमम खर्चा सिक्योरिटी के अंदर आता है और वो भी नहीं कर पा रही हैं, तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति है। तीसरा, ये भी दर्शाता है कि किस तरह से अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के बाहर चले जाए तो स्किल्ड मैन पावर की हिंदुस्तान के अंदर किस हद तक कमी है। तो एक तो होता है कि आपको पता ना होना, गलती हो जाना। दूसरा, जब वो उसको पॉइंट आउट करे तो उसके बाद भी उसको फिक्स करने की आपके पास स्किल्ड मैन पावर या कैपेबिलिटी ना होना। तो ये अपने आप में जो स्थिति भारत के अंदर दर्शा रहा है कि किस तरह से जिस तेजी से भारत के अंदर डिजिटलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, उसके हिसाब से हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए उस अनुपात में स्किल्ड मैन पावर नहीं है, और इसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा जो है कदम उठाना होगा। तीसरा पांचवा जो सबसे आखिरी बिंदु है कि ये सारे खेल के अंदर एंड में परिणाम क्या है। जिसकी गलती थी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसने दोबारा गलती करी जिसने पैसा नहीं लगाया, जो भी उनको एक तरह से सजा मिलनी चाहिए, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो नया डेटा प्रोटेक्शन बिल है जिसके अंदर पेनल्टीज का प्रावधान है कि अगर आपकी गलती से किसी कस्टमर का डेटा बाहर लीक होता है और वो आप किसी फिशिंग कैंपेन का या किसी मैलवेयर कैंपेन का या हैकिंग का वो शिकार होता है, तो जिम्मेदारी आपकी भी होगी। तो अब ये बहुत जरूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन बिल आए और उसके अंदर इन कंपनियों की डेटा के प्रति जिम्मेदारी तय हो। अन्यथा इन पूरे बहस और विवाद के बीच में जो अल्टीमेटली जो एक तरह से बलि का बकरा है वो आम ग्राहक बनता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं है इस हैक मतलब इस वल्नरेबिलिटी के प्रति कंपनी को जिम्मेदार ठहराने का या किसी भी तरह का कोई लीगल एक्शन लेने का। बिल्कुल। संदीप जैन, आप तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्टर्स का जो रुझान बढ़ रहा है, उनका भरोसा बढ़ रहा है, आप उस पूरी जर्नी के एक हमसफर हैं सर। आपको इस पूरे प्रकरण में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? फोन नंबर, ईमेल, पैन नंबर, आपका आय की श्रेणी, तमाम तरह की जानकारियां एक्सपोज हो रही हैं और बहुत बड़ी आसानी से और बहुत ही बेसिक लापरवाही से। कितना गंभीर आप इसे मानते हैं सर? देखिए, मैं इतनी इजीली ये नहीं बोलूंगा कि लापरवाही और नेग्लिजेंस और ये सब, क्योंकि बहुत बड़ी बॉडी है। ये चीज हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए कि CDSL और CVL ये ऐसी बॉडीज है। देखिए, और वल्नरेबिलिटी, और देखिए आजकल जिस तरीके के सिस्टम्स हो गए हैं, कई सिस्टम्स में कई टाइप के लोग होते हैं, हैकर्स होते हैं, एथिकल हैकर्स होते हैं। आई डोंट नो, मैं सुन रहा था अभी हिमांशु जी को, जितेन जी को भी सुन के थोड़ा अलग टाइप का वो भी आ रहा था कि भाई उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन दी और जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम सुन रहे हैं वो डिफरेंट है। बट एनीवेज, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए इतने साल से कर रहे हैं और अभी हुआ है, वल्नरेबिलिटी आई है, बट उन्होंने शायद फिक्स भी किया प्रॉब्लम को। सो लेट्स सी। बट आई थिंक अगर ऐसा हुआ है तो CDSL एक ऐसी बॉडी है जो कि भले ही वो CDSL हो, NSDL हो, और ये इतनी बड़ी बॉडीज होती है कि ये लोग इन डेटा की अहमियत को समझते हैं और इन डेटा को इतने साल से महफूज रखते हुए आई है। ऐसा नहीं कि आज 2 साल 1 साल हुए इनको। ठीक है, हो सकता है कि अभी कोई वल्नरेबिलिटी आई होगी, रिपोर्टेड हुआ, तो वो भी ये बोल रहे हैं कि हम लोगों ने उस प्रॉब्लम को फिक्स किया। 2 बार 3 बार होती है, कोई चीज एक बार में नहीं होती है।
और कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज है, एक बियॉन्ड कई बार उसके होती है, तो मैं डायरेक्टली मैं ये नहीं बोलूंगा, बट यस अगर ऐसा कुछ है तो सर्टेनली ओवर प्रोएक्टिव होना पड़ेगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है अपने आप में, और आगे के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वल्नरेबिलिटी नहीं आए, और उसके लिए जो भी पर्याप्त इनको मेजर्स है वो लेने पड़ेंगे। मैं ब्रेक पर जाऊंगा, लेकिन जितेंद्र संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं फटाफट से, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं छोटा सा। संदीप जी, हमको एक समझना होगा, आप डॉक्टर के पास अपनी हार्ट की सर्जरी कराने जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आपको बताए कि साहब इनकी तबीयत खराब है, पहली बात तो उस हॉस्पिटल में डिटेक्शन नहीं हुआ जो होना चाहिए था। फिर अगर कोई दूसरा डॉक्टर बता भी दे कि साहब ये फलाने आदमी को हार्ट की तकलीफ है, इसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, तो वो अस्पताल ये थोड़ी कह सकता है कि पहली बार में ऑपरेशन नहीं होगा, 2-3 बार ट्राई करेंगे तब जाके ठीक होगा। ये कैपेबिलिटी की कमी है। और आप देखिए, ये जो 4.5 करोड़ लोगों का जो डेटा एक्सपोज हुआ है, ये ताउम्र रिस्क के ऊपर आ गए। इनके ऊपर अब दुनिया भर के फिशिंग मैलवेयर कैंपेन चलेंगे। इनके आज पैन नंबर लिखा है जो जिंदगी भर चेंज नहीं हो सकता, इनकी डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट क्या है, जो फाइनेंशियल स्टेटस, सारा लीक अब जिंदगी भर के लिए वो वनरेबल है। तो इसके लिए उसको उतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि सीडीएसएल ने जानबूझ के किसी को डेटा बेच दिया, इस तरह से हुआ, मगर जो गलती है और जो गलती इस तरह से कि आपने इसके अंदर। ओके, तो चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। हिमांशु, आपके पास मैं आना चाहूंगा, सीडीएसएल से जुड़ा ये पूरा प्रकरण है, कहीं हम इसको बहुत ज्यादा तूल देकर हम आम निवेशकों का भी एक तरह से रुझान के ऊपर उनके चोट तो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इस तरह के सिक्योरिटी के इश्यूज, बेसिक सिक्योरिटी के इश्यूज, ईमेल, फोन नंबर, नाम, पैन नंबर, आय श्रेणी वगैरह का अगर वो सार्वजनिक हो भी जाते हैं, तो क्या ये इतना बड़ा थ्रेट है कि हम इसको इतना तूल दे लें कि आम निवेशक ये सोचने लगे कि भाई स्टॉक मार्केट में तो कुछ है ही नहीं, वहां तो चीजें इनसिक्योर हैं? कहीं हम इस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, ये वाकई में बहुत सीरियस थ्रेट है। ये इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट को थ्रेट कर सकता है, ये इतना बड़ा खतरा है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 4.39 करोड़ जो इन्वेस्टर है, उसमें एक बहुत बड़ी संख्या होगी नए इन्वेस्टर की और एक बहुत बड़ी संख्या होगी पुराने और बड़े इन्वेस्टर की। मान लो मैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा हूँ और मुझे इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को डिसरप्ट करना है। मेरे पास उनकी स्पेसिफिक मोबाइल नंबर है, उनका स्पेसिफिक रेजिडेंशियल और परमानेंट एड्रेस है। क्या इसमें मेरे कंप्लीट कर लो, मैं कंप्लीट कर लूं। नहीं हिमांशु, आपको कंप्लीट कर लूं, मैं आ रहा हूं आपके पॉइंट पे। हिमांशु, मुझे लगता है कि यहाँ पर आम दर्शकों को जानना जरूरी है। लाइन बोल दूं पूरी? यस आप बोलिए, लेकिन मैं सीधा ये जानना चाह रहा हूं, क्या एक आम निवेशक का जो डेटा है वो अगर कहीं पहुंच भी गया तो क्या खरीद फरोख्त हो जाएगी उसके डेटा को चोरी करके? क्या शेयरों को बेचा या खरीदा जा सकता है उसके अकाउंट से? क्या ये वहां तक खाली आ रहा हूं। खाली डेटा की बात नहीं, उस डेटा के मैं खतरे बता रहा हूं आपको। वो जो डेटा इन्होंने एक्सपोज कर दिया, उस डेटा से आप 4.39 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट्स खाली करवा सकते हो, अटेम्प्ट हो सकता है, उनके डीमैट अकाउंट एक्वायर हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 3, इंडियन इन्वेस्टर या फाइनेंशियल मार्केट को डिसरप्ट करा जा सकता है। कोई भी एनिमी कंट्री, चाइना या पाकिस्तान, एक कैंपेन चला के, मलेशियस कैंपेन चला के कि इंडियन मार्केट में ये हो गया, फलाना हो गया, दुनिया जहान का मटेरियल उनको दिया जा सकता है। नया इन्वेस्टर इतना समझदार नहीं होता है कि किस न्यूज़ पे को मानना है, किसको नहीं मानना, वो तुरंत पैसा विड्रॉ करेगा। उस सूरत हाल में हम फाइनेंशियल क्राइसिस की तरफ चले जाएंगे। आज की डेट में टैंक और मिसाइल से लड़ाई नहीं होगी, यही लड़ाई है, मैं डेटा की लड़ाई लेना चाहूंगा। और उसको इन्होंने इतना नेग्लिजेंट किया। संदीप जी, क्या वाकई में आप सिचुएशन इतनी गंभीर लगती है इसके बाद, या हमें कुछ वेट एंड वॉच की स्थिति में भी आना चाहिए? एक अलार्मिंग सिचुएशन हमारे पास आई है, अगर उसको ठीक कर लिया जाए तो शायद इसको दुरुस्त करने का भी मौका होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई चीज हो गई तो एक साथ इतना बम फूट सकता है। बम ऐसा नहीं है कि ये चीज कोई बहुत छोटी है, बट बाद में सारे मेजर्स लिए जाते, जब हमें समझ में आ गया कि हमारा डेटा निकल गया, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर वो बाद में उसके काउंटर मेजर्स भी लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई अटैक हो जाएगा। बट ठीक है, आई अंडरस्टैंड दिस कि ये अगर हुआ है, मुझे अब एग्जैक्टली मैं भी पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हूं, सुन के मैं कंफ्यूज हूं कि अगर हुआ है, क्योंकि जो क्लैरिफिकेशंस वहां से आ रही है कि उन्होंने इस चीज को पूरा कंट्रोल में ले लिया है और एग्जैक्टली समझ में अब और समझना पड़ेगा और गहराई से। बट मुझे लगता है कि उसके बाद काउंटर मेजर्स ऐसे लिए जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इतनी
नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जहां पे ऐसा हो जाए, और ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के। ओके जितेन मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। मैं अब देखिए एक आम निवेशक के लिए आप क्या टिप देंगे इस मामले में? कितना सबक CDSL लेती है, कितना बाकी लोग लेते हैं इससे जुड़े हुए, बट एक आम निवेशक के लिए ऑप्शंस क्या हैं, उसका खाता अगर उसे सुरक्षित रखना है? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। अब जो डेटा लीक हो चुका है, अब उसको प्रोफाइलिंग तो हो सकती है, हो सकता है कोई टारगेटेड कैंपेन भी कुछ व्यक्तियों के प्रति चलाए जाएं, अब वो तो एक खतरा है, मगर अब आप कर क्या सकते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। पहली बात तो CDSL को ये सार्वजनिक तौर पर मानना चाहिए कि क्या किसी तरह के क्रेडेंशियल भी लीक हुए हैं या कोई ऐसी जानकारी जो एक तरह से मतलब एक्सेस को कहीं पे डिफाइन करे, और उसके लिए अगर कुछ ऐसा है तो वो अपने सारे यूजर्स को इंटीमेट करके पासवर्ड चेंज करने के लिए अन्य जो भी उनको सही लगता है कारागार कदम है वो उठाने के लिए अपने यूजर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो पहली बात तो शुरुआत जो है वो एक्सेप्टेंस से होनी चाहिए कि हाँ ये हुआ और हम नेसेसरी मेजर्स ले रहे हैं, और उसके लिए प्रिकॉशन के तौर पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अब आप देखिए कि ये अब जो गलती हो चुकी है, अब आपको कि अब हज़ारों लोगों को कल अगर न्यूज़ आती है कि फलाना स्टॉक गिरने वाला है, कुछ है, तो हो सकता है जो अभी हिमांशु बता रहे थे कुछ नए जो उपभोक्ता हैं या कस्टमर है उसकी बातों पर विश्वास कर लें, तो आप अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं कि किसी भी तरह का कोई इस तरह का ईमेल अगर हमारे नाम से आपको आए, सभी को आए, तो उसके ऊपर इमीडिएटली आप विश्वास ना करें, क्रॉस वेरीफाई करें। तीसरा, आपको ये मानना होगा कि जैसे आधार में जो आपको वर्चुअल आईडी मिलता है वो इसी पर्पस के लिए था कि कहीं पे अगर इस तरह का डेटा एक्सपोज हो तो आपका वो ओरिजिनल आधार नंबर जाए, वर्चुअल आईडी जाए। तो अब ये भी जैसे बड़े KYC ऑपरेटर इनको इंश्योर करना चाहिए कि एज अ स्टैंडर्ड गुड प्रैक्टिस वो लोगों के ओरिजिनल आधार नंबर ना लेके एक मास आधार नंबर लें और प्लेन टेक्स्ट में डेटा को सेव ना करें। अब वो डेटा API के अंदर भी अगर वो एक तरह से प्लेन टेक्स्ट के अंदर आ रहा था तो अब वो मजबूरी है, वो आएगा ही उसके अंदर, पर कम से कम डेटा स्टोरेज जो है, जो चीज़ अभी एक्सपोज नहीं हुई वहाँ पर भी अगर प्लेन टेक्स्ट में है या कुछ इस तरह से है तो उनको प्रॉपर थरो ऑडिट करा के उसको भी पैच करना चाहिए प्रिवेंटिव मेजर के रूप में। बिल्कुल, और आज का ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य भी हमारा यही था, और हम सब जानते हैं कि सेबी हो, जितनी भी जिम्मेदार संस्थाएं, उन सब का अल्टीमेटली उद्देश्य यही रहता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और इन्वेस्टर अवेयरनेस। तो ये जो भी प्रकरण सामने आया है इससे सीख ली जाए, सबक लिया जाए, आगे अगर कोई ऐसी कोई दिक्कत ना आए, ऐसे कोई दोबारा से प्रॉब्लम्स ना आए, इसकी दिशा में अब काम करना चाहिए। जो ऑप्शंस हमारे पास हैं उपलब्ध, अगर कुछ इनोवेशन भी करना है तो वो भी किए जाएं, ताकि एक आम निवेशक का पैसा सुरक्षित रहे और उसका भरोसा कायम रहे। सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। हिमांशु पाठक, थैंक यू सो मच। जितेन जैन, थैंक यू सो मच। संदीप जैन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आए आप। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।